नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पायल रघुवंशी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे आईवीएफ के पहले की तैयारी के बारे में। यदि आपके डॉक्टर ने आपको आईवीएफ कराने की सलाह दी है तो आपको उसके पहले क्या प्रेपरेशन होती है, उसमें क्या सारी चीज़ें होती हैं, क्या ब्लड टेस्ट होते हैं, क्या सोनोग्राफी होती है, क्या चीज़ें पहले से चेक करनी होती हैं और उसमें आगे कैसे बढ़ना है, प्रोसेस के बारे में की जानकारी जो है उसके बारे में ये वीडियो है। तो यदि आपको आईवीएफ कराना है तो उसके पहले क्या क्या होना रहेगा, इसके बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो सबसे पहली चीज़ होती है फीमेल पेशेंट, यानी कपल जो है उसमें जो फीमेल पेशेंट हैं उनकी बेसिक फिटनेस, यानी पेशेंट जो हैं वो प्रेगनेंसी के लिए फिट हैं कि नहीं है। मैंने फिटनेस इसलिए कहा कि आजकल लेट मैरिजेस हैं, 40 प्लस के बाद भी लोग प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। तो यदि 40 प्लस के ऊपर की प्रेगनेंसी है तो क्या फिटनेस टेस्ट लगने चाहिए, और 40 से कम की प्रेगनेंसी है तो उन्हें क्या क्या टेस्ट करने होंगे, ये हमें पेशेंट का चेक करना होता है। सेकेंड होता है हस्बैंड का टेस्ट। हस्बैंड में सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है सीमेन एनालिसिस का टेस्ट होता है। वो हमें पहले से पता होना चाहिए कि हस्बैंड के सीमेन के क्या पैरामीटर्स हैं, यदि उनको हमें आईवीएफ के लिए जाना है तो। हस्बैंड और वाइफ के जो ब्लड टेस्ट हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यूट्रस की क्या कंडीशन है, यानी बच्चादानी। जिस महिला में हमें प्रेगनेंसी यानी एम्ब्रियो भ्रूण को स्थानांतरित करना है उसमें बच्चादानी रिसेप्टिव है या नहीं, बच्चादानी की लेयर कैसी है, ये सारी जानकारी हमें पहले से पता होनी चाहिए। तीसरी चीज़, क्या ब्लड टेस्ट होते हैं आईवीएफ होने के पहले। तो सबसे पहला चरण जो है फिटनेस जो फीमेल पेशेंट की है, फिटनेस इन द सेंस कि बॉडी में और कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पेशेंट को कोई एलर्जी तो नहीं है, पेशेंट की कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है जिसके लिए हमें उसको पहले से और सारे टेस्ट कराने की ज़रूरत है। सेकेंड, क्या ब्लड इन्वेस्टिगेशंस लगते हैं। तो बहुत ही सिंपल और यूजुअल ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं फीमेल पेशेंट के लिए, जिसमें उसमें उनकी हीमोग्लोबिन यानी सीबीसी की टेस्ट होती है। कंप्लीट ब्लड काउंट होना चाहिए, इसमें हमें उनका हीमोग्लोबिन, उनका प्लेटलेट काउंट देखना ज़रूरी है। सेकेंड होता है रैंडम ब्लड शुगर, यानी ब्लड शुगर कैसा है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी जब आती है तब भी हमें टेस्ट करना होता है और इसकी मात्रा ब्लड में एकदम नॉर्मल होनी चाहिए। तीसरा टेस्ट होता है हार्मोन के टेस्ट, थायराइड और प्रोलैक्टिन। थायराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, यदि इसमें गड़बड़ है यानी ये थायराइड टीएसएच कम या ज़्यादा होने पर प्रेगनेंसी में से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो जब भी हमारा थायराइड टेस्ट नॉर्मल होगा तभी हम आईवीएफ के लिए जा सकते हैं। फिर एक टेस्ट होता है सीरम प्रोलैक्टिन। हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि जो है एक प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन रिलीज करती है और इसका भी बॉडी में सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी हमारी रिप्रोडक्टिव एक्सेस को अफेक्ट करती है, यानी हमारी जो रिप्रोडक्शन के लिए जो हार्मोन ज़रूरी होते हैं उसमें ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा होता है एक रूबेला इम्यूनिटी टेस्ट। हर पेशेंट में हम रूबेला के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़, एक रूबेला नाम का वायरस होता है, उससे पेशेंट इम्यून है कि नहीं है, मतलब उससे लड़ने की पेशेंट में एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट हैं कि नहीं है, ये चेक करना ज़रूरी होता है। यदि रूबेला से इम्यून नहीं है कोई पेशेंट तो पहले हम उन्हें रूबेला का वैक्सीन देते हैं। पांचवा टेस्ट होता है एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस। एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो सारे ही पेशेंट्स में ज़रूरी होता है, क्योंकि हम प्रेगनेंसी आगे प्लान करने वाले हैं। यदि फैमिली हिस्ट्री में किसी बच्चे को खून चढ़ता हो या हीमोग्लोबिन 10 से हमेशा कम रहता है तो उनमें हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम का टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। लास्ट टेस्ट होगा एएमएच का टेस्ट। एएमएच हर पेशेंट में ज़रूरी नहीं है। एंटी मुलेरियन हार्मोन टेस्ट जो होता है हमारे ओवेरियन रिजर्व के बारे में, मतलब हमें हमारी ओवरीज में कितना एग का रिजर्व है वो बताता है। तो यदि आपकी एज 30 से कम है, सोनोग्राफी पे आपके डॉक्टर को एकदम एएफसीज यानी एंट्रल फॉलिकल काउंट नॉर्मल लग रहे हैं तो एएमएच की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपकी पीरियड की साइकिल इरेग्युलर हैं, आपकी एज 30 प्लस है, तो हम एक एएमएच का भी एक ऑप्शनल टेस्ट करते हैं। ये सारे टेस्ट जो हैं ये उन पेशेंट्स के लिए हैं जिनका नॉर्मल साइकिल है, रेगुलर साइकिल्स हैं। फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से टेस्ट जो होते हैं वो बढ़ या कम हो सकते हैं। अब इसमें एक टेस्ट हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए कॉमन होता है, वो होता है ट्रिपल एच टेस्ट और बीडीआरएल, यानी कि एचआईवी, एचबीएसएजी, एचसीवी और बीडीआरएल टेस्ट जो है वो हस्बैंड वाइफ दोनों का ही होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं। यदि हस्बैंड में होंगे तो वाइफ में हो सकते हैं, वाइफ में होंगे तो उनसे हस्बैंड को हो सकते हैं, और मोर इम्पॉर्टेंटली वाइफ से फीटस यानी बच्चे में भी ये इनका ट्रांसमिट होने का चांस रहता है। तो ये टेस्ट जो हैं आईवीएफ करने के पहले ही पेशेंट के हो जाने चाहिए और ये नॉर्मल होने चाहिए। यदि एचबीएसएजी पॉजिटिव है या एचआईवी पॉजिटिव है तो इसमें हमें भी सारी तैयारी अलग तरीके से करनी पड़ती है, प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है।
सेकेंड चीज़ है कि आईवीएफ की काउंसलिंग। यदि आपके डॉक्टर ने प्लान आपका आईवीएफ किया है तो आईवीएफ की काउंसलिंग मतलब उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कब आना पड़ेगा, कौन से माहवारी के कौन से दिन पे आना है, कितने दिन आपको इंजेक्शंस लगने की संभावना है, आपके कपल के हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से आपका सक्सेस रेट क्या है, और आईवीएफ से रिलेटेड जो भी जानकारी आप क्वेश्चंस हैं आपके वो आप पूछना चाहते हैं तो वो इस रिलेटेड काउंसलिंग में की जाती हैं, ताकि आपको प्रोसेस के बारे में समझ हो और प्रोसेस आप अच्छे से समझें, तभी आप उसको अच्छे से रेगुलेट कर पाएंगे। ब्लड टेस्ट के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है फिर फीमेल का, वो है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी क्यों? क्योंकि उसमें बच्चादानी, ओवरीज और ट्यूब्स, एंडोमेट्रियम की लेयर वो अच्छे से समझ में आती है, इसलिए हमेशा ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी ही की जाती है। इसमें हमें यूट्रस की पोजीशन क्या है, ओवरीज में एंट्रल फॉलिकल काउंट कितने हैं, यानी ओवेरियन रिजर्व हमें कैसा लग रहा है, क्या ओवरीज मोबाइल है कि नहीं, यूट्रस मोबाइल है कि नहीं, यूट्रस की लेयर कैसी बन रही है, क्योंकि यदि परत यूट्रस की लेयर अच्छी नहीं बनेगी तो प्रेगनेंसी आने का चांस कम होता है। फिर हमें ट्यूब्स देखना होते हैं, यदि ट्यूब्स में पानी भरा है तो वो सोनोग्राफी में दिखता है, उसको हाइड्रोसैल्पिंग्स कहते हैं। यदि हाइड्रोसैल्पिंग्स जैसी चीज़ है, ट्यूब्स में पानी भरा दिख रहा है सोनोग्राफी में, तो हमें पहले इन्हें डीलिंक करना, मतलब लैप्रोस्कोपी करके इनको हटाना बहुत ज़रूरी है आईवीएफ का सक्सेस रेट इंप्रूव करने के लिए। तो एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी पहले से ही आपकी क्लियर होनी चाहिए। ओवरीज में एएफसीज देखने के लिए ओवरीज में कोई सिस्ट तो नहीं है, चॉकलेट सिस्ट तो नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, एडिनोमायोसिस तो नहीं है, ये सारी चीज़ें ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से ही क्लियर हो सकती हैं। जो सीमेन एनालिसिस यानी कि पुरुषों के जो वीर्य की जांच है वो भी बहुत ज़रूरी है, और वो ठीक तरीके से WHO 2021 के क्राइटेरिया से होनी चाहिए, जिसमें उसका काउंट, स्पर्म का काउंट, स्पर्म का शेप, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, स्पर्म की मोटिलिटी यानी उनमें चलने की उनकी मोटिलिटी की कैसी कंडीशन है, वो सब WHO मानक के आधार पे ही टेस्ट होती हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आगे का ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। अब इसमें सबसे आखिरी टेस्ट होता है मॉक ईटी। मॉक ईटी यानी कि जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है, मतलब जब आपके आईवीएफ होने के बाद आपके जो भ्रूण तैयार होगा, भ्रूण यानी एम्ब्रियोस तैयार होंगे, उनको हम बच्चादानी में डालते हैं, तो उस प्रोसेस को एक बार पहले से किया जाता है ताकि जब फाइनल प्रोसेस हो तो उसमें कोई परेशानी ना हो। ये एक बेसिक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं मॉक ईटी, मॉक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। कई सारे डॉक्टर्स मॉक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पहले ही करते हैं ताकि हमें पहले से ही कहीं रास्ते में कोई रुकावट तो नहीं है, भ्रूण डालते समय कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम उसको पहले से एंटिसिपेट कर पाए। तो लगभग सारे ही डॉक्टर्स जो हैं मॉक ईटी पहले करना पसंद करते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, क्योंकि चाहे आप एम्ब्रियोस कितने ही अच्छे हों, यदि ईटी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर अच्छे से नहीं होगा तो प्रेगनेंसी आने की संभावना कम हो जाती है। तो आशा करती हूँ यदि आपको आईवीएफ का सजेशन दिया गया है तो आप आईवीएफ के पहले आपको क्या प्रेपरेशन करनी होती है इसके बारे में आपको नॉलेज मिली होगी। यदि इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।